बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फैज को हटाया गया तो मुझे सिग्नल मिल गया था। जनरल बाजवा ने मुझे धोखा दिया, मुझसे बार बार झूठ बोला जाता रहा। इमरान खान साहब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना धोखा खाने के बाद भी यही कहते रहे कि मुज़ाकरात वहीं होंगे कि जहां से मुझे फैसले की तवक्का है। शहबाज शरीफ तो कठपुतली हैं। आखिर इस धोखे के बाद भी इमरान खान साहब उसी न्यूट्रल के ऊपर क्यों भरोसा करते रहे, उसी न्यूट्रल को क्यों पुकारते रहे कि जिससे वो शिकायत भी करते थे। इमरान खान साहब का बयानिया था, जाहिर है कि जब सियासतदान करें, गलती करें, गलत बयानी करें, यू टर्न लें तो वो भी एक आर्ट ही कहलाता है। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुश्ताक गनी साहब हमारे साथ होंगे, स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। उनसे पूछेंगे कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा का मामला किस तरीके से मुख्तलिफ है, क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, अपोजिशन क्या कर सकती है, वहां की अपोजिशन क्या कर सकती है, यहाँ की फेडरल की हुकूमत उनके साथ क्या क्या कर सकती है, किस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इंतखाबात में ही जाना है तो असम्बली तोड़ने के बाद, इंतखाब जीतने के बाद इस असम्बली को तोड़ने की आखिर ज़रूरत रहेगी क्या, चीज़ों पे बात करेंगे, मामला जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं कराची की तरफ। कामरान सुहेल ने कुछ बातचीत की है हाफिज नईमुर्रहमान साहब के साथ, क्योंकि कराची में एक बड़ा इवेंट हुआ बनो काबिल के नाम से। हज़ारों वहाँ पर ख़वातीन मौजूद थीं, कराची की नौजवान बच्चियाँ मौजूद थीं। कामरान सुहेल, बताइएगा क्या हुआ। देखिए, जमात इस्लामी की फलाही तंजीम अल खिदमत के ज़ेर एहतमाम बनो काबिल प्रोग्राम के तहत जमात इस्लामी यहाँ पर बाग़े जिना पे एप्टीट्यूड टेस्ट का एहतमाम किया है। इससे पहले नौजवान लड़कों के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, टेस्ट किया गया था, और इस वक्त तालिबात के लिए ये बहुत बड़ा एक इवेंट जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से मुनक्किद किया गया है। यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इस वक्त लिया जाएगा, और इस वक्त हाफिज नईमुर्रहमान जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर है, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी तालिबात ने रजिस्ट्रेशन कराई है और जमात इस्लामी का बुनियादी मकसद नौजवानों को काबिल बनाने का है क्या। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी बहुत तेजी के साथ जो है वो कराची के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, काम कर रही है, ये बनो काबिल प्रोग्राम है क्या और इसका मकसद क्या है? देखें, इस वक्त जो तालीमी सूरत हाल है ना वो अच्छी नहीं है। हमारे बच्चों के लिए तालीमी इदारे तबाही का शिकार हैं। IT की एजुकेशन जो ज़ाहिर है कि ज़रूरत बहुत है और डिमांड बहुत है इसकी, और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, लेकिन हम पढ़ाएं कैसे अपने बच्चों को। मिडिल क्लास और गरीब बच्चे तो हमारे बिल्कुल फारिग हैं, इसलिए कि जो सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर भी जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो लाख रुपए सालाना से कम फीस के नहीं हैं। तो आप ये बताएं कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएंगे। फिर छोटे छोटे कोर्सेज भी प्राइवेट सेक्टर में इंतहाई महंगे हो रहे हैं, इसलिए हमने फैसला किया कि ये बच्चे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। यहाँ 2 करोड़ से ज़ायद नौजवान हैं इस शहर में, और ये सब यहाँ से जा नहीं सकते, तो हम इनको माफियात से बचाएं, हम इनको इक्विप करें, हम इनको किसी काबिल बनाएं कि ये पढ़ें और आगे बढ़ें। तो हमने ये बनो काबिल प्रोजेक्ट शुरू किया, और IT फ्री स्कॉलरशिप होगी इसमें। हमने जब रजिस्ट्रेशन शुरू की तो ये तो लाख को क्रॉस कर गई। फिर हमने 2 हिस्सों में इसका टेस्ट किया। एक एप्टीट्यूड टेस्ट लड़कों का हुआ, उनका रिजल्ट आ गया है, उनके लिए जनवरी से इंशाल्लाह क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और आज जो है आप देखें कि कराची की कितनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और ये अपना टेस्ट देंगी और इंशाल्लाह कामयाब होंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह एक एक बच्ची को हम ये कोर्सेज कराएंगे और फ्री कराएंगे। और सिर्फ कोर्सेज नहीं कराएंगे, इनकी जॉब्स का भी अरेंजमेंट करेंगे। फिर ये फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, घर बैठे ये काम कर सकती हैं, और बहुत ज़र मुबादला भी पाकिस्तान के लिए ले सकती हैं। तो ये विमेन एम्पावरमेंट का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो जमात इस्लामी और अल खिदमत चला रही है। मैं अपने अल खिदमत की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और कराची के नौजवानों को और ख़ासतौर पर बच्चियों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो इसका हिस्सा बने। और इंशाल्लाह अभी तो ये आगाज़ है, ये तो एक साइकिल होगा, हम लाखों की तादाद में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हाफिज साहब, ये बताएगा कि यहाँ से जो लोग, जो खवातीन टेस्ट पास करेंगी, उनका मैकेनिज्म क्या होगा कि उनको किन किन इंस्टीट्यूट के अंदर कोर्सेज कराएंगे? देखिए, अभी तो इनका टेस्ट जो है वो जब ये पास करेंगे इंशाल्लाह इनका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे लड़कों का आ गया है। फिर हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में बात की हुई है, कुछ अपने इंक्यूबेटर्स बना रहे हैं, अपने इदारे भी हम कायम कर रहे हैं। जो हमारे बहुत सारे स्कूल्स की चेन है उसमें भी हम ये अपनी पूरी IT सेक्शन बना रहे हैं। तो इन सब बच्चों को इंशाल्लाह ताला हम पढ़ाएंगे, और इनके बाद जो पास होने से रह जाएंगे ना, उनको भी सेकंड लिस्ट उनकी जारी करेंगे। और फिर भी रह जाएंगे तो इंशाल्लाह हम उन बच्चों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए फ्रीलांसिंग करेंगे, उनको मतलब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो हम इन बच्चों को अब इस तरह से नहीं ज़ाया कर सकते। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, या पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।
अपने बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल खराब नहीं करेंगे। इनको पढ़ाने का ठेका जमात इस्लामी कराची ने लिया हुआ है। ये आईटी के हवाले से तमाम कोर्सेज जो है वो इस वक्त इनके इंस्टीट्यूट में और दीगर जो इंस्टीट्यूट हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनकी पैसे भी ज्यादा वहां लिए जाते हैं। वहां पर जो है वो इनको पढ़ाया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। हाफिज साहब का ये भी कहना था कि जो तलबा यहाँ से पास होके जाएंगे उनके लिए जॉब का भी बंदोबस्त किया जाएगा। ये प्लानिंग है जमात इस्लामी की कराची के नौजवानों को जो है वो काबिल बनाने के लिए। प्रोग्राम बयानिया के लिए कामरान सुहेल, नियो न्यूज कराची। और ये मकबूल जान साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे मुश्ताक गनी साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। उनसे पूछेंगे कि आखिर असेंबली तहलील करना और असेंबली को तहलील से रोकने के लिए अपोजिशन के पास क्या इम्कानात होंगे और क्या उनके पास नंबर गेम पूरा है, पंजाब से मामला किस तरीके से मुख्तलिफ होगा। बहुत शुक्रिया और ये सब आपके वक्त का। और ये सब सियासतदान आखिर धोखा क्यों खाते हैं? खान साहब भी अब कहते हैं कि बाजवा साहब ने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, मुझे जो है वो अंधेरे में रखा, जब जनरल फैज गए थे मुझे उस वक्त ही अलार्म मिल गया था। आखिर हर सियासतदान बाद में लकीर क्यों पीटता है कि मुझे इसने धोखा दे दिया, मुझे उसने धोखा दे दिया? ये तो वाइजनेस नहीं है, दानिशमंदी नहीं है कि आप समझ ही ना पा रहे हो सियासी मामलात को? देखें, मैं ईद के अगले दिन जब खान साहब निकाले गए थे तो उस अगले दिन मैं खान साहब से मिला था। तो उस वक्त उन्होंने मुझे जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, अब तो खुद उन्होंने खुल के बता दिया कि इन्होंने जनरल बाजवा ने मुझसे खास तौर पे जबरदस्ती बहुत सारे लोगों को, खास तौर पे या महमूद कुरैशी और उसके बाद वो जो उसके हैं चीफ मिनिस्टर, पुराने चीफ मिनिस्टर जो वजीर दिफा थे, इन्होंने साथ आके मुझसे जबरदस्ती एक्सटेंशन की समरी साइन करवाई थी। मैं नहीं करना चाह रहा था, मुझे अंदाजा हो गया था कि नहीं करना चाहिए, मैं असूली तौर पर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे पार्टी का प्रेशर था। और साथ वो कहते थे कि मैंने ये जो 3-3.5 साल है इसमें मैंने बहुत लर्न किया है, ये एक किस्म की मेरी इंटर्नशिप थी जो कि यहाँ से हो गई है, और मैंने जो बिल्कुल नया था इसलिए मुझे ये 3 चीजों का अंदाजा नहीं था। तो 26 साल क्या किया था? और ये साहब अगर इंटर्नशिप 3.5 साल ये थी, तो खान साहब जो कहते हैं 24-26 साल मैंने जद्दोजहद की है, वो फिर क्या था? देखिए, अभी एक इंटरव्यू में मेरा पहला सवाल यही था कि खान साहब जो थे वो सिस्टम में बिल्कुल एलियन थे। वो 22 साल उन्होंने पूरी की पूरी जिंदगी जो गुजारी है वो ना किसी किस्म की ऐसी ब्यूरोक्रेटिक या जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जिंदगी से दूर रही है, ना वो कभी किसी इनकम टैक्स अफसर के पास गए हैं कि उसका टैक्स माफ कराया जाए, ना वो किसी एक्साइज अफसर के पास गए हैं कि उनके सिनेमा जो हैं उनकी लीज आगे की जाए। कभी भी खान साहब की पूरी जिंदगी गुजरी ऐसी है कि वो 87 से निकले, उसके बाद सीधा काउंटी में चले गए और उसके बाद वो हार्ट थ्रॉप थे। उनके इर्द गिर्द दुनिया घूमती थी, ख्वातीन घूमती थी, लोग घूमते थे, उनको एक स्टार का मसला हो गया और 92 में आते आते वो बहुत बड़े स्टार बन गए थे। फिर उनकी जो सियासी जिंदगी भी शुरू हुई है वो भी स्टार के तौर पर शुरू हुई है, जिसे कहते हैं ना बिगिनिंग के तौर पर नहीं। इसीलिए वो कभी भी मुरव्वजा किस्म की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें पटवारी है, जिसमें SHO है, जिसमें थाना, वो आज तक मुझे नहीं पता कि कभी खान साहब किसी अपने बंदे के लिए उसका थाने में गए हों कि वो उसका काम करवाया, या किसी SP से या किसी IG से मिले हों, या किसी के बंदे की जमीन का मसला था तो डिप्टी कमिश्नर के पास गए हों। वो सिस्टम में बिल्कुल एलियन थे, और सिस्टम जो था वो जाहिर बात है हमारा बहुत पुराना और बड़ा रगड़ है। लेकिन औरिया साहब, दावे तो खान साहब हमेशा से यही कहते हैं कि वो हर चीज को बहुत ज्यादा जानते हैं, मशरिक को जानते हैं, मगरिब को जानते हैं, जापान को जानते हैं, चीन को जानते हैं, मौसमों को जानते हैं, पानी को जानते हैं, हवा को जानते हैं, हर चीज को वो जानते हैं। जिस चीज को नहीं जानते वो उनका अपना प्राइमरी डोमेन है, सियासत का मामला है। वो कहते हैं मुझे जनरल बाजवा ने धोखा दिया, कभी वो कहते हैं कि जी मेरे साथ जो है वो मुझे रूस नहीं जाना चाहिए था। हर मामले के अंदर ही खान साहब का मामला ये क्यों था कि वो ऐसा महसूस होता था कि हर चीज के अंदर इंटर्नशिप ही वो करते रहे? मेरा ख्याल है खान साहब शायद वाहिद सियासतदान है कि जो अपनी गलती मान लेता है, वरना आज तक किसी ने नहीं मानी। कभी किसी ने माना मैंने जियाउद्दीन को क्यों बनाया था अपना आर्मी चीफ? कभी किसी ने माना मुशर्रफ को मैंने इतने बंदे छोड़ के क्यों बनाया था? कभी भुट्टो ने माना कि मैंने ज़ियाउल हक को क्यों 6 बंदे छोड़ के लेके आया था? कभी उसने माना कि मैं मशरकी पाकिस्तान नहीं गया था, वहां मुझे चले जाना चाहिए तो मुल्क नहीं तोड़ता? खान साहब की एक वस्फ है, बाकी सारे सियासतदानों से बेहतर वस्फ यह है कि वो अपनी गलती मान लेता है, वरना कभी किसी ने नहीं मानी इसका, और ये बहुत अच्छा वस्फ होता है। अच्छा, और ये सब ये फरमाइएगा कि फौज से मदद मांगना कि आप मेरी हुकूमत बचाएं, आप जो है वो लोगों को फोन करें, इत्तेहादियों को फोन करें, उनसे कहें कि आप मुझे छोड़कर ना जाएं, ये तर्ज अमल कैसा है? ये तर्ज अमल को भी आप समझते हैं कि ये जवाब इसका कोई बनता है? देखिए, बिल्कुल नहीं बनता। मेरा ख्याल यही खान साहब की गलती थी, और ये हमारे यहाँ हर एक की गलती रही है
ये खान साहब की नहीं, हर एक की गलती रही। आपको शायद अंदाजा नहीं कि जिस वक्त 1973 के अंदर भुट्टो की हुकूमत बनी है तो दो हुकूमतें उसके मुखालिफ थी, और उसने तो बकायदा, ये तो मदद मांगने की बात क्या, उसने कहा था ये दोनों जो है साजिश कर रही हैं, तुमने तो बलूचिस्तान में आर्मी एक्शन कर दिया था और उसमें वहां हुकूमत उतार के बकायदा टिक्का खान को वहां भेज के वहां फौज उतार दी थी। ये हमारे तमाम सियासतदानों की गलतियां थी, कोई इससे मुबर्रा नहीं है, इससे निकलना चाहिए। अच्छा, खान साहब जो है वो गलतियों से सीखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको लगता है कि उनके अंदर ये इतनी इंटेंसिटी है कि वो जज्ब कर सकें तमाम चीजों को? मेरा ख्याल है कि मैं अपना इन दिनों में काफी जो 2-3 दफा मुलाकात हुई है, मुझे अंदाजा है कि वो समझ, जिस तरह उन्होंने कहा है ना कि 3 साल मेरी ट्रेनिंग हुई है, मेरी इंटर्नशिप थी, मुझे लगता है कि अगर कभी उनको मौका मिला, जो कि नजर आता है कि मिल गया, अगर बाकी मसाइल ना हो वो बन सके, तो जिस तरह के उनकी हालात हैं, इस तरह के पॉपुलैरिटी है, मिल जाएगा। मुझे लगता है कि वो सीखते हैं किसी ना किसी तौर पर। लेकिन सबसे अहम मसला यही होता है कि जिस पॉलिटिक्स के अंदर वो हैं और जिस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, मैंने उनसे यही कहा था, आपका इर्द गिर्द सारे का सारा सेटअप जो है ये बेसिकली जो है ना वो एंटी तब्दीली है, स्टेटस को के लोग हैं। इस स्टेटस को में कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके पास उनका कोई हल नहीं कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। अच्छा, और ये सब आपने जो इंटरव्यू किया खान साहब का, उससे भी ये तासुर उभरा, कहीं ना कहीं ये मामला लगा कि खान साहब जो है वो खलीफा वक्त बनना चाहते हैं। खान साहब जो है वो मोहम्मद बिन सलमान को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान बादशाहत के नतीजे में अपने किसी भी फर्द को जो भी हुक्म देते हैं वो बजावरी की तरफ जाता है, तो खान साहब सदारती निज़ाम को और इस तरह के मामलात को पसंद करते हैं। आपको ये तासुर मिला है इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू से पहले किसी मौके पर? नहीं, मैंने तो जानबूझ के सवाल यही उनसे किया था, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई मुल्क जो हो ना, उसके अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर मुकम्मल पावर हासिल करने की ख्वाहिश मौजूद ना हो। कोई भी, डिगॉल जैसा बंदा जो था वो भी यही चाहता था। उसके बाद आप देख लें कि जो बड़े बड़े जैसे रैगन जैसे लोग, इवन ट्रंप जब आया है तो प्यूटन जैसा बंदा वो एब्सोल्यूट पावर की ख्वाहिश करता है। और एब्सोल्यूट पावर के अंदर होता यह है कि वो कभी नहीं चाहता कि पार्लियामेंट के सामने जवाब दो, वो कभी नहीं चाहता कांग्रेस के सामने जवाब दो। तो मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि आप इन कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से निकलना चाहेंगे कि नहीं, तो जिसका जवाब उन्होंने कहा था कि वाकई ये एंग्लो सैक्सन की देन है, उस सिर्फ 3-4 मुल्कों में रह गई है। हम एक मुल्क हैं जिसके अंदर जो उनके अंदर ख्वाहिश तो है कि मैं एक, मुझे हार्ट थ्रॉब हूं, मुझे सदर इलेक्ट कर लिया जाए, फिर मैं अपनी मर्जी से अपने वजीर बनाऊं, मैं अपनी मर्जी से लोग बनाऊं, और फिर 4-5 साल तक मुकम्मल ऑटोक्रेटिक हुकूमत करूं। उनके अंदर ये चीज वाकई मौजूद है। खलीफा नहीं बनना चाहते, लेकिन वो वाकई एक मुकम्मल तौर पर बाख्तियार किस्म के, जो कहीं जवाब देना हो, पूरे 5 साल अपना पूरा नजरिया नाफिज करें। अब उसमें मुल्क तबाह होता है या मुल्क ठीक होता है, ये खान साहब को पता होना चाहिए। तो ये, और ये सब आमरीत की एक शक्ल नहीं होगी, ये यहाँ पर जब बादशाहत की एक शक्ल नहीं होगी जो खान साहब चाहते हैं? आपको लगता है कि खान साहब कोशिश भी करेंगे अगर उनको अक्सरियत मिल जाती है या ऐसा मौका मिल जाता है कि जहां पर वो तब्दील कर सके सिस्टम को? देखिए, पाकिस्तान की जो पार्टी पॉलिटिक्स है ना, ये इसमें आमरीत जो है रची बसी हुई, हमारे मिजाज में रची बसी हुई। पाकिस्तान में 5 साल यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज मुशर्रफ वजीर आजम थे, लेकिन क्या वो वजीर आजम थे? वजीर आजम तो प्रेसिडेंट था, आसिफ अली जरदारी था। इसका मतलब है कि मुकम्मल सदारती निजाम था, आप जो मर्जी कर लें। अगर पार्टी हेड सदर के दफ्तर में बैठा हुआ है तो सारी फाइलें जो है वो आप, मुझे वो लोग बताते हैं बकायदा इस तरह कि वो ऊपर से सदर के पास फाइल जाती थी और वो उसके ऊपर वो सेक्रेटरी जो होता था वो कच्ची पेंसिल से लिखता था, वो उसको रबड़ से मिला के फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता था उसके जगह लिख के फिर वो सदर को अप्रूव करता था। यानी यहां तक इख्तियार होता है। पाकिस्तान की इनहेरेंट जो मिजाज है ना, हमारा मिजाज ऑटोक्रेटिक है। आप खुद सोच लें कि आप लाख पार्लियामानी सिस्टम बनाएं, लाख कुछ करें, लाख कोलिजन गवर्नमेंट बनाएं, अगर आपका पार्टी हेड जो है वो सदर है तो फिर सदारती निजाम में जहन्नम में गया पार्लियामानी निजाम। आपका वजीर आजम आपके सदर के दरवाजे का दरबान बन जाता है। और ये सब अफगानिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तक बहुत सारे सवाल आते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ये सब एक सवाल पैदा होता है कि इमरान खान असम्बली से निकलते हैं, सारे इख्तियारात भी उनके हाथ से जाएंगे, हेलीकॉप्टर भी उनके हाथ से जाएगा, सिक्योरिटी भी उनके हाथ से जाएगी, फिर वो इलेक्शन में चले जाते हैं। अगर एक महीने एक लम्हे के लिए तस्वुर कर लें कि खान साहब जीत जाते हैं, फिर असम्बली के अंदर हुकूमत बनाते हैं पंजाब में और KPK के अंदर, तो फायदा क्या होगा, हासिल क्या करेंगे खान साहब इन तमाम चीजों से? देखिए, सबसे बड़ी तो हासिल ये होगा कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो 5 साल के लिए बनेगी
और 5 साल की हुकूमत का मतलब यह है कि अगर सितंबर में या अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होते हैं तो इसका मतलब यह है कि केपीके में और पंजाब में किसी तौर पर भी इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट तो उस वक्त होती है जब जनरल इलेक्शन होंगे। यहां तो जनरल इलेक्शन हो चुके होंगे। एक फायदा ये। दूसरा फायदा ये होगा कि हमेशा होता यह है कि सूबाई 2 सीटें जो होती हैं उनसे मिलकर एक कौमी सीट बनती है और वो लोग उसकी बुनियाद के ऊपर कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ते हैं। अब पीटीआई ने तो जीत ली होंगी दोनों कौमी की नीचे की सीटें, और ऊपर उन्होंने कौमी के इलेक्शन लड़ना है। उस कौमी के इलेक्शन में बाकी लोग जो थे वो तो अपनी सीटें हार चुके हैं, उनके लिए बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो बुनियादी तौर पर इन 2 सीटों को जीतने के बाद, 2 सूबों को जीतने के बाद अगर खान साहब यहाँ दोनों जगह गवर्नमेंट बना लेते हैं, एक तो वीक गवर्नमेंट नहीं होगी कि 10 सीटें जो है वो उनकी लेंगे तब जाके गवर्नमेंट बनेगी, केपीके के भी ये सूरत हाल होगी। तो ये तो बहुत बड़ा ट्रम्प का पत्ता है कि जो उन्होंने फेंका है, और ये तुरंत ऐसी चीज है कि जिसके अंदर सिर्फ 40% पाकिस्तान, बल्कि 32% पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, बाकी जगह तो इलेक्शन नहीं होंगे अगले जब जनरल इलेक्शन होंगे। अच्छा, अब मुज़ाकरात से खान साहब इनकार करते हैं, ये रवैया आपको लगता है कि सियासत के अंदर इतना गैर लचकदार रवैया चल सकता है? नहीं, लेकिन जो लोग पहले जिन्होंने चलाया वो बहुत कामयाब थे। मैं आपको बताऊं, अयूब खान ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें कोई 17 पार्टियां थी, उनके अंदर लोग आए थे। नवाबुल्लाह नसरुल्लाह थे, उसके अंदर मियां मुमताज दौलतारा थे, शेख मुजीबुर रहमान जैसा बंदा वो वहां से आ गया था और उसको अयूब खान ने अगरतला साजिश केस को करके उसको खड़ा किया था। लेकिन भुट्टो ने बायकाट किया था। भुट्टो ने कहा था कि नहीं, मैं अकेला चलूंगा, मैं अकेला ही आगे चलूंगा, ये सारे जंग कैमैन से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता हूँ, ये टोडी है सब कुछ है। और भुट्टो जरा जुलूस कर निकाल रहा था, जलसे कर रहा था, और वहां गोलमेज कॉन्फ्रेंस होनी थी। हम यहाँ मुजीब को मिले थे जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आया, तो वो यही कह रहा होता था कि ये देखें भुट्टो यहाँ अपनी डफली बजा रहा है, कर क्या रहे हो। लेकिन भुट्टो जीत गया। लोग अच्छा, पता है क्या मसला है, पाकिस्तान का मिजाज ये है, वो शेर का बच्चा है, वो जनाब क्या बात है। यही वजह है कि इमरान खान साहब की हमने शेर का बच्चा बना दिया, वो शेर का बच्चा लैदा हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ भी आ जाएं। पाकिस्तानी सफारखाने पे एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की। क्या तालिबान कंट्रोल नहीं कर पा रहे? बिल्कुल एक ऐसे मौके के बाद ही हमला हुआ है कि जब हिना रब्बानी खर अफगानिस्तान गई थी, वहां बहुत सारी बातचीत हुई। देखिए, दाइश का ऐसा फिनोमेना है कि जो बुनियादी तौर पर अमेरिका ने और उन लोगों ने खुद क्रिएट किया था 2 चीजों को खत्म करने के लिए, एक तालिबान को और एक अलकायदा को। दाइश का फिनोमेना इस किस्म का था कि जिस फिनोमेना के अंदर उन्होंने कहा था कि आप दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, कोई नेशन स्टेट नहीं है, सबकी बाउंड्रीज खत्म कर दो, हम बहुत बड़ी इख्तियार हासिल कर लेंगे और उसके बाद खिलाफत कायम करेंगे। और आप देखें कि पहली दफा दाइश ने जो है वो मूसल को फतह किया है, और मूसल में 200 टैंक खड़े हुए थे। टैंक ऐसा असला है कि जिसके ऊपर कोई चीज चलती नहीं है। तो वो इराक की जो अमेरिकी फौज थी वो टैंक छोड़ के चली गई। टैंक छोड़ के चली गई, इसका मतलब यह है कि दाइश इस पर कब्जा कर लेगी। कब्जा करेगी तो समझेगी कि हम इलाका में हमारे हाथ में है, तो उन्होंने रियासत अनाउंस कर दिया। अबू बकर बगदादी खलीफा बन गया और अपना सिक्का जारी कर दिया। उससे हुआ क्या? उससे हुआ यह कि दुनिया भर के जहां जहां मासूम किस्म के बंदे जो खिलाफत में आना चाहते थे, 24 मुल्कों से लोग इराक में, मूसल में और इस इलाके में पहुंच गए, फलूजा में, सारी जगहों पे। और फिर उसके बाद अमेरिका ने उनको बॉम्बिंग करके मारा, लेकिन फिर उसके बाद अपने बंदों को उन्हें फिर भी इकट्ठा करके साइड पे शाम ले गए। ये जो लोग थे ये इसको फीड करती है अमेरिकन और बाकी लोग जो थे, खास तौर पे अलकायदा के खिलाफ। अमेरिका ने तो और ये साहब अब मजम्मत तो वो करता रहेगा जी, आप क्या समझते हैं? वो कहेगा अगर मैं ये माना, वो दाइश के खिलाफ एक्शन भी करता है और दाइश को सपोर्ट भी करता है। तो मैं आप कभी करें ना सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम पढ़े ना, उसकी रैंड कॉर्पोरेशन की, तो वो कहते ये है कि अब हमें मौलवी पैदा नहीं करने हैं, उनको खरीदना नहीं, अपने मौलवी बना के पेश करने हैं। कहा हमें अपने बंदों को खास तौर पे सीआईए के लोगों को खास तौर पे दरसे निज़ामी ना करवाना पड़े, अरबी न सिखानी पड़े, हमें लॉरेंस अरेबिया वाली सूरत है। तो इस वक्त देखिए, धमाकों को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, धमाके चीज ऐसी होती हैं। तो लेकिन स्पेसिफिक पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना, पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर अटैक होना, और ये सब मैसेज इसका क्या है? मतलब पाकिस्तान को मैसेज दिया गया, तालिबान को मैसेज दिया, किसको मैसेज दिया गया इस अटैक में? मैसेज सिर्फ एक यही है कि पाकिस्तान और की वेस्टर्न बॉर्डर जो है ना किसी तौर पर सेफ ना हो सके, और जब वो वेस्टर्न बॉर्डर सेफ नहीं होगा तो हम जाहिर बात है इंडिया की तरफ झुकेंगे। और इंडिया के साथ हम, जो अमेरिका चाहता है कि हमारा एक अलायंस इंडिया का साथ हो जाए, तो हम चाइना से बेनियाद हो जाए। हम वो कहते, हमें ऑफर्स हैं, आप देखें ना, ऑफर्स यही हैं कि आप इंडिया से तल्लुकात ठीक कर लो, हम कश्मीर का मसला भी 20 साल के लिए हल करा देते हैं, एक आजाद बफर स्टेट कश्मीर की बन जाती है। चीन को तुम खुदा हाफिज कहो ताकि तुम आजाद से जिंदगी रहो, हम चीन को छोड़ नहीं सकते।
सकते। हमारा मामला यह है कि हमने एक खास किस्म का स्टैंड बना लिया हुआ है, इंडिया के मुसलमानों की वजह से भी और इंडिया की वजह से। मसला ये है कि इस बॉर्डर को जब तक वो खराब नहीं करते, और ये 1947 से बॉर्डर डिस्टर्ब है, आपको पता होना चाहिए कि 1947 में अफगानिस्तान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि रशियन इन्फ्लुएंस था, हम अमेरिका की तरफ चले गए थे। आज भी वहां पर, आज मैं तालिबान से जब बात करता हूं तो कहते ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक फीलिंग गुज़श्ता 15-20 साल से बनी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, हम अमेरिका से लड़ रहे थे, यहां से जहाज उड़ते थे, हमें एयर पर बम गिराते थे, लेकिन हमने किसी हद तक फिजा ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जाहिर बात है इतनी तो नहीं होती कि जैसी हो सके। अच्छा, अब पाकिस्तान को क्या खतरा होगा दाइश से? क्या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की तरफ भी इनका रुख मुड़ सकता है? पाकिस्तान में उनकी पॉकेट्स तो हैं, पाकिस्तान में उनकी पॉकेट्स तो हैं, पॉकेट्स थोड़ी सी कोयटा में हैं। क्या टीटीपी के साथ मिलकर करेंगे या अलग से आपको लगता है? टीटीपी पॉकेट जो है वो दाइश के साथ है। आपने देखा होगा कि आजकल मोहम्मद खुरासानी जो है वो, उसने बकायदा एक प्रेस रिलीज का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो सारे साथियों को भेजता भी है, ये कर दिया वो कर दिया। और फिर उन खासतौर देखिए मसला पता है क्या हुआ है, तकरीबन गुज़श्ता अप्रैल के बाद से हुआ यह है कि वो जो तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे थे ना, वो जब से तबाह हुए। तालिबान यही चाहते थे कि टीटीपी और पाकिस्तान की एक सुलह हो जाए, लेकिन अमेरिकन ने बीच में घुस के इस सुलह को नहीं होने दिया, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो नहीं चाहते, उनका ख्वाब यही है कि अफगानिस्तान में अमन ना हो, क्योंकि लोग ये कम से कम कहते रहे अमेरिका चला गया और तालिबान अमन नहीं कर सकते। अमन तो उन्होंने कर दिया इस वक्त, देखे ना आज धमाके और चीज है। और बत्ता लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काबुल दुनिया का सबसे पुरअमन शहर है इस वक्त, उससे वहां कोई चोरी नहीं, वहां कोई डकैती नहीं, वहां कोई कत्ल गारत नहीं। एक धमाके जो है ऐसा फिनोमेना जिसको अमेरिका भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अच्छा, और ये सब एक बिल्कुल आखिरी चीज फरमाइएगा, नए चीफ के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? पहला तो चैलेंज ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात बने हैं ना, आर्मी के हिसाब से वो कभी भी नहीं बने थे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने 71 का 16 दिसंबर 17 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर देखा है। भुट्टो आया था तो उसने कुछ हालात, थोड़ा सा हालात बेहतर कर दिए थे। याह्या खान ने जब अपने चारों गवर्नरों को फोन किया था तो जनरल अतीक होते थे पंजाब के गवर्नर, तो उसने फोन किया तो जनरल अतीक ने सिर्फ उठाया, बाकी उन्होंने नहीं उठाया। तो जनरल अतीक से पूछा क्या हुआ, उसने कहा बाहर लोग खड़े हैं गवर्नर हाउस के बाहर। उसने कहा क्या कहते हैं, उसने कहा तुम्हारा सर मांगते हैं। उस वक्त उन्होंने रियलाइज हुआ कि पॉपुलर लीडर आ जाए तो हालात ठीक कर सकता है। पहला चैलेंज यही है कि आप किसी ना किसी तरीके से आप अपनी इस इमेज को वापस रिस्टोर कर सकें, क्योंकि ये जो नस्ल है ना, 20 साल से 35 साल तक इन्होंने जो चीज बना ली वो आगे मसला बन जाएगा। यानी वो कोर कमांडर का घर जिसके सामने किसी की गाड़ी पंक्चर हो जाती थी तो गाड़ी खड़े होकर पंक्चर नहीं देखता होता था, आगे ले जाकर उसके बाहर अगर आप नारे लग जाएं, और तो इसका मतलब यह है कि आपको सीरियसली सोचना चाहिए कि आपको अपना इमेज कैसे बेहतर करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुश्ताक गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पीकर हैं केपी के असेंबली के। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, पार्लिमानी पार्टी की केपीके की पीटीआई की, क्या तय पाया था? कुछ तो खान साहब ने खुद बताया, लेकिन अंदरूनी कहानी क्या है, क्या चीजें डिस्कस हुई, किन चीजों के ऊपर खान साहब ने जोर दिया, क्या लोगों की तरफ से तजावीज थी, यानी कि मेंबरान असेंबली की तरफ से? देखें, जो कल की मीटिंग थी उसमें बुनियादी बात तो ये थी कि खान साहब ने वो तमाम हालात जो है पार्लिमानी पार्टी के सामने रखे कि हम क्यों इलेक्शन की बात कर रहे हैं या क्यों हम रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि हम तो अब भी हुकूमत में ही हैं, हमारी असेंबलियां दोनों सूबों में हम लोग हैं, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होते हैं तो भी इंशाल्लाह हम ही आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है, जब तक ये सिस्टम रहेगा पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बिल्कुल ब्रेकें लग चुकी हैं। इकॉनमी आपकी दिन ब दिन खराब हो रही है, डॉलर को देख रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत को देख ले, महंगाई की सूरत हाल को, आम लोग पिस के रह गए हैं। तो बुनियादी मकसद रेजोल्यूशन का यही है कि फेडरल जो हुकूमत है ये डिसॉल्व हो, केयर टेकर सेटअप आए और 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो, ताकि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए। क्योंकि ये तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, ये तो जिस तरीके से ऊपर मुसल्लत की गई है वो सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है। तो ये बातें खान साहब ने बताई सबको, और साथ ही फिर लोगों की राय ली। सब ने यक जुबान कहा कि जी हमारी सीट जो है खान साहब आपकी इमानत है, आप कहते हैं तो हम इस्तीफे देने को भी तैयार हैं, आप कहते हैं तो डिसोल्यूशन।
तो बाहर के हम ये समझते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा, दैट इज डिसोल्यूशन। हम इस्तीफे देते हैं, हम प्रचार में बाहर आ जाएंगे, वो 45 पीडीएम के रह जाएंगे, तो हम उनको क्यों चांस दे कि वो हुकूमत पीछे बरकरार रखें? तो फिर इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ जी कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व हो जाती हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। ये पॉसिबल नहीं है कि 66% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो और बाकी पाकिस्तान रह जाए। ये पहले ही 17-18 किलोमीटर की हुकूमत है। जब 2 सूबे भी नहीं रहेंगे फेडरेशन में जमहूरियत के अंदर, तो कैसे ये बरकरार रख सकते हैं कौमी असम्बली को? नेचुरली ये डिसॉल्व करेंगे और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्च में इलेक्शन, इंशाल्लाह वो होके रहेंगे। अच्छा मुश्ताक साहब, कोई ऐसा आर्गूमेंट भी मौजूद है जो खान साहब की राय से या खान साहब की असम्बली तहलील करने वाली राय से कोई डिफर रखता हो? बेशक खान साहब के कहने पे इस्तीफा सबने दे देना है जैसा कि आपने फरमाया, लेकिन कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है पार्लिमानी पार्टी में, या किसी ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी किया कि नहीं खान साहब हमें तभी इलेक्शन में जाना चाहिए कि जब मौका है उसका? देखिए, ये स्टेज ऐसी है कि हर मुहिब्बे वतन शख्स ये समझता है कि ये सिस्टम जो है ये पाकिस्तान के लिए अभी नुकसानदेह है जब तक के न्यू सिस्टम नहीं आता। तो हमारी असेंबली में हमारा कोई एमपीए या कैबिनेट का मेंबर बिल्कुल दूसरी राय नहीं रखता। वो सारे यही बात समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को इस वक्त बचाना है तो हमें अपनी ओहदों की कुर्बानी देना होगी, हमें अपनी असेंबली को डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाना होगा। 2 बातें हैं, बाज लोगों की ये टीवी पे हम देखते रहते हैं जी कि ये वक्त ऐसा है इलेक्शन के नजदीक के 5-6 महीने जो होते हैं तो कोई भी हुकूमत है वो अपने कारकर्दगी को बेहतर करती है और अपॉइंटमेंट्स करती है और डेवलपमेंट के काम करती है। अब हमारे सामने 2 चीजें हैं, क्या हम आइंदा इलेक्शन को सोचें, डेवलपमेंट के काम करें, नौकरियों को देखें, या हम पाकिस्तान का सोचें? हमारी असेंबली ने पाकिस्तान का सोचा है, खान साहब को बिल्कुल फ्री हैंड दिया है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त आप चाहें आप हुक्म करें। महमूद खान साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी हम अगले लम्हे असेंबली रेजोल्यूशन की समरी गवर्नर को भेज देंगे। अच्छा मुश्ताक साहब, प्रोसीजर क्या होगा डिसॉल्व करने का? अगर जो है वो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है, वो नाकाम होती है, फिर लेकर आती है, क्योंकि अब तो आइन के अंदर ये नहीं है कि आप 6-8 महीने का इंतजार करेंगे, अब तो यही है कि आप बार बार ला सकते हैं। अगर ये सर्किल शुरू हो जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तादाद ही न होने के बराबर है। ये जो चू चू का मुरबा पार्टियां हैं, टोटली दे आर 45, और ये ठीक है आदमी बार लाना उनका हक है, लाएं, रोज लेके आए, रोज उसको डिफीट होगी, रोज लेके आए, रोज डिफीट होगी, और वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। या दूसरा तरीका है गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कहे जी आप एतमाद का वोट ले, तो वो एतमाद का वोट भी आनन फानन ले लेंगे। कोई 95 हमारी स्ट्रेंथ है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई चीज कोई नाराज भी है लोग भी। देखिए, 2 बंदे हैं, एक तो एनपी में चले गए थे और एक नाराज है। उनको तो हम अपनी स्ट्रेंथ में काउंट ही नहीं कर रहे, वो तो ओपन सीक्रेट है। तो जो बाकी हैं दे ऑल आर इंटैक्ट, और हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो डिसोल्यूशन की है। वो 30-35 घंटों में टोटल टाइम होता है उसका, गवर्नर असम्बली को हर सूरत साइन करेगा, नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अगर सब इंटैक्ट है तो फिर जरदारी साहब का दावा ये क्यों है कि केपीके में भी गेम उनके हाथ में? उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो सिंध हाउस के उनके जेन में है कि जहाँ वह उन्होंने मंडी लगाई थी और ब्राइब किया था MNAs को और पैसे लेके। तो यहाँ हमारे सूबे में पहली बात तो ये कि उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ अभी तक। मैं आई एम स्पीकर, मुझे ज्यादा पता है असेंबली के मेंबरान का, तो ये आया ही नहीं है, किसी ने राब्ता ही नहीं किया। सिर्फ एक न्यूज आइटम बनाने के लिए और अपने आप को बहुत बड़ा लीडर शो करने के लिए वो इस तरह की बेसरोपार की बातें करते हैं। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है। जरदारी साहब की अपनी पार्टी के 3 या 4 MPAs हैं हमारी असेंबली में टोटल, तो ये क्या गेम कर सकते हैं? बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। जो गेम होगी वो इमरान खान की गेम होगी। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा सूबे को चलाने के लिए भी कुछ मुश्किलात आ रही हैं, फंड्स की कमी को कुछ शिकार हो रहे हैं आप लोग? जो फंड्स की कमी का हम शिकार थे वो वफाकी हुकूमत की वजह से थे कि ये जो इम्पोर्टेड सरकार है इसने हमारा NFC अवार्ड का शेयर भी हमें नहीं दे रही, हमारा जो नेट हाइडल प्रॉफिट है वो भी नहीं हमें दे रही, हमारे अपने पैसे नहीं दे रहे, हमको उनसे एक भीख नहीं मांग रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने मैनेज किया है अपने सूबे के अंदर। इतनी बुरी हालत भी नहीं है हमारी। हमने अपने टैक्सेस को बेहतर कर लिया, हमने अपने डेवलपमेंट स्कीम्स को थोड़ा पीछे कर दिया,
जो सैलरीज है वो हम बर वक्त देना शुरू हो गए हैं। लेकिन असली बात यह है कि वफाकी हुकूमत को ये हथकंडे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तो सबका है और अवाम तो सारे मुल्क के हैं, और वो कि सारी एक पार्टी के भी नहीं होते। अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो सारी पार्टियों से उनका ताल्लुक है। तो इनके इन इकदाम से इनका ख्याल था कि सूबा डिफॉल्ट कर जाएगा। इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। अच्छा, टाइमलाइन कुछ तय हुई है खान साहब से कि इस महीने के आखिर तक, जिस तरह से खान साहब ने आप लोगों से खिताब के बाद ही खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी इसी महीने के अंदर जो है वो मैंने हुकूमत खत्म कर देनी है या खान साहब ने यही कहा, खान साहब ने ये बात की कि भाई मैंने जो गुज़श्ता पिछली उस तकरीर में वफाकी हुकूमत को मशवरा दिया था, मैंने पाकिस्तान की खातिर मशवरा दिया था कि आप हमारे साथ बातचीत करें और एक इलेक्शन की डेट पे हम एग्री हो जाएं, तो ये बेहतर होगा कि बजाय इसके कि हम 2 असेंबलियों को डिसॉल्व करें और इतना बड़ा खर्चा होगा उसके ऊपर, ये 66% या 7% सीटों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, तो क्यों ना वही पैसे खर्च करके कौमी सूबाई दोनों का इलेक्शन हो जाए उन्हें एक ही पैसों के अंदर। तो वो अच्छी तजवीज़ थी उनकी, लेकिन उसको इन्होंने दूसरी तरफ टिल्ट किया। इम्पोर्टेड सरकार ने ये एक तजवीज़ पे एग्री कर जाए, वो उनके साथ बैठ जाए, एक डेट पे इंसान 1 महीना ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं सियासी लोग जब बैठते हैं। तो अभी कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं हुई? खान साहब ने ये कह दिया है कि हम दिसंबर से आगे नहीं जाएंगे, यानी कि मार्च तक आप लोग इंतखाबात देख रहे हैं 2-3 महीने के बाद। दिसंबर के अंदर अगर वो कोई मुज़ाकरात कर लेते हैं और इलेक्शन की डेट पे हमारे साथ एग्री हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना विद इन दिसंबर दोनों ये असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। मुश्ताक गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पीकर केपीके असेंबली। केपीके के अंदर क्या मामलात होंगे, तमाम चीज़ों के ऊपर बात हुई। पंजाब के मामलात के ऊपर तो लोग मुस्तकिल गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन केपीके भी इस पूरे सिस्टम का एक अहम प्लेयर है। जो कुछ भी होना चाहिए पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए, क्योंकि माशी हालात हमारे इसके मुतकाजी नहीं कि अलग अलग इलेक्शन हो, अलग अलग जो है वो खर्चा हो, और पाकिस्तान के माशी हालात किसी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से और ज़्यादा ख़राब हों। सभी को होश के नाखुन लेने होंगे, तमाम ही लोगों को, चाहे फिर वो हुकूमती साइड से हो, इत्तेहादी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर वो जो है वो अपोजिशन की साइड से हो जो इस वक्त असम्बलियों से बाहर है और मजीद असम्बलियों से भी, केपी की असम्बली और पंजाब असम्बली से भी बाहर आना चाहती है। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।